नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे चुनावी संक्रांति। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सुबह में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों में भगदड़ के साथ चुनावी लड़ाई अगड़ों बनाम पिछड़ों की चल रही है और बीजेपी के हाथ से मंडल छूट गया तो कमंडल को बचाने की चुनौती सामने है। यूपी में मकर संक्रांति के दिन सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशनलाल वर्मा, विनय शाह की अपना दल के चौधरी अमर सिंह, यूसुफ अली, नीरज मौर्य, हरपाल सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित के घर खिचड़ी भोज कर दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की पूरी व्यूह रचना रच दी। सत्ताधारी दल भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए दूसरे दलों के विधायकों को अपने दल में शामिल करने में जुट गए हैं। धीरे धीरे यूपी का चुनाव रोचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। यूपी में अब चुनावी संक्रांति चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो आज का दिन था काफी उथल पुथल वाला रहा, जहां समाजवादी पार्टी ने एक वर्चुअल रैली की बात कही और जहां पर यह कहा जा रहा था ये रैली वर्चुअल होगी, प्रेस वार्ता होगी और जो तमाम बड़े नाम पिछले 2-3 दिनों में आ रहे थे वो अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज नजारा काफी अलग था। अलग इसलिए कि जहां आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह का भीड़ जमावड़ा कैसे ला सकते हैं। काफी संख्या में वहां लोग पहुंचे हुए थे, सैकड़ों की तादाद में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नजर ही नहीं आ रहा था। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था, जो आचार संहिता के जो नियम थे उनमें भी ये कहा गया था कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। किसी भी तरह की रैली और जनसभा पर रोक की बात कही गई, उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। आज वे एक दलित बस्ती में गए, जहां पर एक दलित के घर में उन्होंने खिचड़ी भोज किया और जब ये पूछा गया क्या ये चुनावी स्टंट है, जब ये चर्चाएं हुई तो उनकी तरफ से ये कहना था कि सुशासन और विकास को देखते हुए हम दलित के घर पहुंचे हैं और एक संकल्प लेने की बात है कि सभी का विकास सुनिश्चित हो। जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिल रही हैं, क्या वो दलित को मिल रही हैं? क्या दलित बस्तियों में शौचालय बने हैं? क्या दलित बस्तियों में सड़कें बनी हैं? क्या दलित वर्ग के लोगों को जो आवास योजना का फायदा पहुंचना चाहिए वो मिला है? ये तमाम चीजें देखने के लिए पहुंचे सीएम और एक संकल्प के तहत कि दलित अलग नहीं है, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, विकास सबके लिए बराबर है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे साफ तौर पर लिखा हुआ है वर्चुअल रैली प्रेस वार्ता, जिससे यह लगा कि वर्चुअल रैली में वो तमाम बड़े नेता शामिल होंगे जिनके कई दिनों से नाम सुन रहे थे। लेकिन ऐसा तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी कुछ हुआ कि सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। तो वर्चुअल रैली एक जनसभा बन गई, वर्चुअल रैली फिजिकल रैली बन गई। एक बड़ा जनसमूह वहां पहुंचा, जिसके बाद इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। डीएम ने जांच की बात कही है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे डीएम, और इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। दीपक सोनकर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीपक जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अरविंद, आपका भी स्वागत है।
और हमारे साथ राशि साहू हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। राशि जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए, अशोक राजपूत। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता आपसे ही करेंगे। डॉक्टर अरविंद, अगर चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, आचार संहिता के तमाम नियम होते हैं, और कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए किसी भी जनसभा रैली को लेकर रोक लगाई गई थी, और आज वर्चुअल रैली के नाम पर आपकी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़ा जनसैलाब बुला लेते हैं, कैसे देखें इसे? क्या ये सही था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, माननीय अखिलेश जी ने कोई भी जनसैलाब नहीं बुलाया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए, इस टाइम राजनीतिक परिवेश में कई बार समर्थकों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों ने हर प्रयास किया कि उसी तरीके जो वर्चुअल रैली की जो और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से सब चीजें हों, तभी पूरे प्रयास करेंगे पार्टी की तरफ से। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर हमारे लिए नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, कोरोना का जो जिस तरीके से तीसरी वेव आने वाली है, तो उसमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हम देखिए, सब रैलियां स्थगित हो गई हैं। हर जगह हर कार्यालय को निर्देश दे दिए गए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्चुअल वर्क करेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि भाई, आपने चुनाव आयोग ने सब जो है उन्होंने एक चीज पूछी कि भाई, प्रदेश जो है क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है? जब उन्होंने इनकी समीक्षा की, उन्होंने कहा नहीं भाई, समीक्षा में उन्होंने एक चीज पा ली कि भाई तीसरी लहर के लिए लोग तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने एकदम सब पाबंदियां लगा दी। अब इस टाइम इलेक्शन भी है। देखिए, इस टाइम हम लोगों ने कभी भी इस तरीके के इलेक्शन फेस नहीं किया है, तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। मतलब हम लोग इस सिस्टम को धीरे से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्स टाइम। और ये बात मत बोलिए दीपक सोनकर, माफ कीजिए अरविंद गुप्ता जी, ये बात मत बोलिए, क्योंकि जब सेकेंड वेव थी, जब चुनाव हो रहे थे, तब तो आपके नेता बड़े सवाल कर रहे थे कि चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। तमाम जो जिनकी ड्यूटी लगी थी उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उस वक्त तो आप कह रहे थे गलत है, अब आप कह रहे हैं ठीक है, नई चीजें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। आपको समझने में समय लग रहा है कि सेकेंड वेव में क्या हुआ, फर्स्ट वेव में क्या हुआ? एक बात आप बताइए, उस टाइम भी, इस बार भी अखिलेश जी ने कहा था, स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई, चुनाव आयोग जिस तरीके से जो चीज कहेगा हम उसका पालन करेंगे। भाई, चुनाव आयोग अगर इलेक्शन, इसका मतलब आपके कार्यकर्ता जो हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अनुशासनहीन है, ये माने? मतलब अपने जो मुखिया हैं, जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनकी बातों को नहीं मानेंगे? देखिए, वो मान रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है, जैसे न्यूज सिस्टम हमें उसे अडॉप्ट करना है। और देखिए, सीधी सी बात है कि आदर्श रूप से उसे अडॉप्ट करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हम लोगों का कोई ऐसा कदम ना हो जिससे कि कोरोना को प्रगति मिले। ठीक है, दीपक सोनकर जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। दीपक जी, कितना सहमत हैं अरविंद गुप्ता के इस तर्क से कि वो कह रहे हैं कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं, समय लगेगा इसमें? देखिए शैलन जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं अरविंद जी की बातों से। जिस तरीके से कोविड लगातार महामारी की दूसरी वेव को देश में, प्रदेश में हम लोगों ने देखा है, उसके मद्देनजर आज जिस तरीके से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया गया और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आचार संहिता का भी किस तरीके से उल्लंघन किया गया, यह हम लोगों के सामने दस रहा था। किस तरीके से जिस मंच पर सभी लोग मौजूद थे, उस मंच पर जो बैनर लगा था, उस मंच के पीछे भी लिखा था कि वर्चुअल रैली है, और वर्चुअल रैली के नाम पर कितनी बड़ी संख्या में वहां कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। अगर इनके कार्यकर्ताओं में ही इनका अनुशासन नहीं है, तो देश की जनता में अनुशासन बनाने का काम किस तरीके से करेंगे? दूसरी बात, जिस तरीके से आज ये माहौल को बिगाड़ा गया है, किस तरीके से जनता की जान के साथ खेला गया है, यह बहुत ही निंदनीय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से लखनऊ के जिलाधिकारी जी के बिना परमिशन की अनुमति के साथ इतनी बड़ी संख्या में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय अरविंद जी कह रहे हैं
कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ और वर्चुअल के संबंध में समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे साथ चुनाव आयोग ने नियम बनाए, लेकिन दीपक जी कार्रवाई होती नहीं ना, समस्या इस बात की कार्रवाई होती नहीं है, बाकायदा पालन करना चाहिए। कार्रवाई होती नहीं, FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब सेकेंड वेव में चुनाव आप लोगों ने कराए, तमाम उल्लंघन किए गए, चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाले गए, आपकी पार्टी के तमाम लोगों पर FIR दर्ज हुई जो महामारी एक्ट थी उसके तहत, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने खुद ही सारे मामले वापस ले लिए। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं सख्ती दिखाते हैं और एक तरफ मामले वापस ले ली जाते हैं, तो कार्रवाई के पक्ष में तो आप लोग ही नहीं है। नहीं, कार्रवाई सपा के उन लोगों के ऊपर होगी, भाजपा वालों को नहीं होगी। जी वही सवाल है दीपक जी। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार जो भी कोविड का उल्लंघन किया गया, वहां जहां भी कार्रवाई करने की आवश्यकता लगी वहां कार्रवाई करी गई। जिस तरीके से छोटे छोटे विषय को लेकर के जहां किसी बच्चों पर माने सामान लेने के नाम पर या किसी भी तरीके से समस्या हुई, जहां उनकी समस्याओं का जांच करके पूरा निवारण करके उनको वापस लिया गया। और जहां तक की बात आज की भीड़ को देख करके मुझे नजर आ रहा था कि आदरणीय इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी की चिंता, हम भी उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो वैक्सीन भी नहीं लगा रखी है। अगर उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगा रखी है तो क्या उनका स्वास्थ्य होगा? हम भी उनकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं कि बिना मास्क के मंच पर रह करके कोविड के नियमों का और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के सामने जनता ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर जैसा व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, उसको किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, ये सबके सामने आ रहा है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मास्क नहीं लगाया, मास्क तो आपके भी तमाम नेता नहीं लगाए हुए दिखाई देते हैं, चाहे मंचों पर हो चाहे कहीं हो। लीजिए आप योगी जी का दीपक जी, मास्क तो आपके भी नेता नहीं लगा रहे हैं। आज आपने योगी जी का जो दलित भोज हमारे यहाँ जो आएंगे उस पर भी आएंगे, राशि जी उस पर भी आएंगे, योगी जी मास्क लगा करके रहते हैं, आएंगे राशि जी उस पर भी आएंगे। वही सवाल किया कि आपके नेता भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चलाया है, आपको देखने को मिलेगा हमारे 5 कार्यकर्ता परिवार में जा रहे हैं, परिवार में अपनी बात रख रहे हैं और सारे के सारे कार्यकर्ता वो मास्क लगा करके दूसरे को चंदन लगा करके काम करते हैं, माने उन तक अपना विषय पहुंचाते हैं। 5 कार्यकर्ता मास्क लगा करके रहते हैं, कोविड नियमों का पालन करते हैं, हर एक चीज के तहत हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, राशि जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। राशि जी, आप कैसे देखती हैं आज जो घटनाक्रम हुआ? आज मंच पर इतने लोग थे और एक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। इसके पहले जब प्रतिज्ञा यात्रा जो थी बरेली की अगर बात करें तो वहां काफी सारी बालिकाएं थी, वहां वो भगदड़ में चोट भी खा चुकी थी, घायल हो गई थी। उसको लेकर काफी सवाल किए गए थे कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का आयोजन कैसे करा लिया जब उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब कहीं भी मैराथन होती है या कोई भी, अब प्राइज मनी इतनी अच्छी पार्टी ने रखी थी, पार्टी में प्रियंका गांधी जी की जो मुहिम थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त करना था, तो हमने उन्हें स्कूटी और मोबाइल फोन का केवल जुमला नहीं दिया, उनको पूरा करके भी दिखाया। अब लड़कियों में इतना जोश आया, काफी भारी संख्या में लड़कियां वहां मौजूद रही कि हम उन्हें संभाल तो पाए, लेकिन आपस में ही भगदड़ मच गई। उसके लिए ना हम जिम्मेदार है ना ही कोई जिम्मेदार है। काफी सारी मैराथन होती है, 2-3 बच्चों को चोट आ जाती है, तो इसके लिए क्या हम किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और भी मैराथन होती है, इसके लिए मैं पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। आपस में 2-4 बच्चियां लड़ भिड़ गई होंगी या फिर झगड़े हुए होंगे, उसमें चोट आई है, ये कोई ऐसे भगदड़ जैसा माहौल नहीं, ये मीडिया ने गलत दिखाया है। और खैर, भारतीय जनता पार्टी की मैं अगर बात करूं, अभी जो प्रवक्ता जिन्होंने कहा, तो मैं बताऊं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं ये, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी के आज उल्लंघन की बात करें। इनके अभी तक राशन बांटना ही खत्म नहीं हो रहा। योगी जी और मोदी जी की फोटो लगा के ये लोग राशन बांटे जा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ चुनाव की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। इस टाइम पे मेरा मानना है चुनाव तो होने ही नहीं चाहिए। अगर फोटो वाली जो बात आप फिर राशन बांटने वाली फोटो वाली जो चीजें हैं उनको नहीं बांटा जा रहा है, उसको कोटेदार नहीं बांट रहा है, वो कह रहा फोटो हटा के बांटेंगे या फिर जिनमें फोटो नहीं है वो हम बांटेंगे। अभी तक गांव में फोटो लगा लगा के बांटा जा रहा है। अगर यही काम अगर हम विरोधी पार्टी करें इनकी, तो हमारे ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है, हमारे ऊपर अगर हमारे कार्यकर्ता कुछ करे तो हमारे ऊपर हाल मुकदमा लिख जाता है। और अगर यही सेम काम भाजपा का कोई कार्यकर्ता करे तो मुख्यमंत्री खुद ही उनके मुकदमे वापस लेते हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? मैं भारतीय जुमला पार्टी से पूछना चाहूंगी कि कब तक ये समाज में ये फैलाते अराजकता का माहौल बनाए रखेंगे और कब तक ऐसा ये करेंगे? आज इन्होंने दलित के यहाँ ठीक है, जवाब दे अपनी रोटी सेक ली।
दीपक जी, सवाल उठ रहे हैं, दलित वाला सवाल भी उठ रहा है। मुख्यमंत्री दलित के घर पहुंचे थे खाना खाने, उसको कहा जा रहा है चुनावी स्टंट है, दलितों को रिझाना है। ओबीसी वोट बैंक खिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब कहीं दलित बिना, दलित जो है वही अगर मिल गया तो भी सरकार बन जाएगी। जवाब दीजिए। देखिए सैलन जी, मैं थोड़ा बहन जी को थोड़ा बरेली के विषय में थोड़ा बेटी हूं, लड़ सकती हूं, ऐसा मैं उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जिस तरीके से बरेली के अंदर, मैं स्वयं भी बरेली का ही रहने वाला हूं, उस मैराथन में मैं एक दिन पहले वहां पर था, मैं पूरा वहां का गवाह हूं कि किस तरीके से बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी नियम के, किस तरीके से बड़ी संख्या में बहनों को इकट्ठा किया गया था और किस तरीके से अनुशासनहीनता वहां करी जा रही थी। और जहां तक की बात अभी आदरणीय रंजीत जी, बहन जी कह रही थी स्कूटी की इतना बड़ा इनाम था कि बहनें बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई। बहन जी, मैं आपकी जानकारी में थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस मैराथन में वो बहन जीती थी तो वहां के आपके जिलाध्यक्ष ने, जो वहां के मेयर सुप्रिया एरन जी ने स्कूटी देने का वादा किया था, वो जीतने पर उसको टूटी स्कूटी दी गई थी। शैलेंद्र जी, उसको टूटी स्कूटी दी गई थी, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने वहां पर कवर किया तो उसको पुनः उसको मोबाइल देने का काम किया। आप स्कूटी देने की बात कर रही हैं। जिस तरीके से बेटी हूं लड़ सकती का अगला जुमला करती है, किस तरीके से आप लोगों को घटना हो रहे हैं ये पता है क्या? बहनों के साथ किस तरीके से राजस्थान के अंदर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से आदमी की घटना करने का काम किया जा रहा है, तो ये सब बातें आ रही। दूसरी बात, पहले मेरा जवाब पूरा हो जाए, मैंने आपको सुना, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शैलेंद्र जी, मैं बहन जी से आग्रह कर रहा हूं, आदरणीय रंजीत बहन जी से, कि पहले मेरा ठीक है, मैंने आपको बड़े ध्यान से ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए, फिर आप बात रखिएगा। डिबेट में ऐसा नहीं होता। हाँ शैलेंद्र जी, जहां तक की बात आज जिस तरीके से एक दलित परिवार में आदरणीय अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की थी, आज एक बहुत बड़ा पर्व माने मकर संक्रांति के पर्व पर जिस तरीके से हम लोग खिचड़ी बोझ की तरह पर रहते हैं, और ये गोरखनाथ परंपरा की परंपरा है, ये परंपरा 40 साल से चली आ रही है, आज की परंपरा नहीं है। और जिस दलित परिवार में आदरणीय अमृतलाल जी के घर पर आदरणीय योगी जी गए थे, वो 30 वर्षों से गोरखनाथ पीठ से जुड़ा हुआ है, और ये परंपरा के साथ आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प के साथ दलित परिवार में भोजन जिस तरीके की परंपरा है, उस परंपरा को निभाने का काम किया है। और मैं वही बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाति और वर्ग को देख करके विकास की योजना का लाभ नहीं दिया है। हमने तो सदा ही गरीब, दलित, शोषित, वंचित ऐसे सभी तक योजनाओं को पहुंचाने का लाभ का काम किया है। और दलितों या परिवार में किस तरीके से हम लोगों ने हर एक वर्ग को सम्मान देने का काम किया हो, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़, उसके बाद भी आपको, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ जाती है दीपक जी, से आता हो, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ जाती है 80 बनाम 20 कहने की जी। अगर आपने सबके लिए काम किया, फिर 80 बनाम 20 कहां से आ जाता है? उस पर भी मांगेंगे, उस पर भी मांगेंगे हमारे साथ। 80 बनाम 20 का भी स्पष्टीकरण नहीं, अब स्पष्टीकरण वो मिल रहा है अलग अलग लोगों को बनाम 20 का भी लेंगे आपको बताना अभी लेंगे कि 80 बनाम 20 है क्या। चलिए बताइए जी, बताइए। हाँ शैलेंद्र जी, 80 बनाम 20 है क्या कि 80% हमारा है और 20% में बंटवारा है, और 80% वो लोग हैं जो सरकार की योजनाओं के साथ खड़े हैं, जो श्रद्धा और धैर्य के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से विकास के मुद्दे के साथ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने देश के लिए संकल्पित हैं, अपने प्रदेश के लिए संकल्पित है। और 20% वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कानून व्यवस्था को उल्लंघन करने का काम करते हैं, जो भूमाफिया को समर्थन करते हैं, जो जिस तरीके से कैराना में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई घटना को अपने मंचों पर बुलाते हैं। और आज मैं तो उसका उदाहरण सामने आ रहा है। मैं उस बात को भी रखना चाहता हूं कि किस तरीके समाजवादी पार्टी ने अपने अपराधियों की गैंग को इकट्ठे करने का काम किया है। मुजफ्फरनगर घटना में शामिल हुए ऐसे लोगों को भी आज भारतीय जनता समाजवादी पार्टी उसको शामिल करने का काम कर रही है। नसीद हसन जैसे लोग, यूनुस खान जैसे लोग, और चौथी पंक्ति में आने वाले इमरान मसूद भी। लेकिन ये जो आप तर्क दे रहे हैं, ये आज जो तर्क दे रहे हैं, ये शर्माने का बात है। ये आज आप जो तर्क दे रहे हैं, जो लिस्ट जारी की है आरएलडी समाजवादी पार्टी ने, उस लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि अब वो उन पर आरोप लगा रही है। उनको लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किला है वो ध्वस्त होने वाला है। देखिए ये, हाँ देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात आती है ना, तो कैराना का घटना कोई भूलता नहीं है, किस तरीके से वहां पर यह घटना हुई। और आज उस घटना को 4 वर्षों के अंदर आदरणीय योगी जी पर विश्वास करके
वहां के लोग पलायन करने के बाद आज अपने परिवार के साथ वापस लौटे हैं, उनका अपना व्यापार करने का भी व्यवस्था करी गई है, विश्वास जताते हुए वापस हुए। आज उनके जख्मों पर क्या मरहम पड़ते हैं, मैंने कहा किस तरीके से उन पर अपराध करने वाले लोग, उनको नुकसान पहुंचाने वाले, हत्या करने वाले लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन पर किस तरीके से असर जाने तो वाला आप है? मानते हैं आपकी पार्टी में सब पाक साफ है, भारतीय जनता पार्टी में सब पाक साफ है, आप ये मानते हैं? आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो? हमारे यहाँ जिस तरीके से, बताइए, आपकी पार्टी में ऐसे कोई नहीं इनके आपराधिक मुकदमे दर्ज हो? बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लगातार पूरा एकदम कार्यकर्ता का निर्माण के साथ, सेवा भाव के साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ने के बाद सेवा के साथ लग करके काम करने वाले कार्यकर्ता, एडीआर की रिपोर्ट में एक सर्वे हुआ, एडीआर की रिपोर्ट कहती कि अभी पिछले महीने का आपको बता दूं 45 एमएलए जो है कोर्ट में उन पर आरोप तय हुए, चुनाव लड़ने पर संशय है, जिसमें अकेले सिर्फ बीजेपी के 32 विधायक हैं। दीपक सोनकर जी जवाब दीजिए। जी 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 जी, मैं आवाज, जी हाँ एक बार दोबारा आवाज। शैलेंद्र जी, मैंने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट जो है उसमें 45 एमएलए जो हैं उन पे कोर्ट में आरोप तय हुए, उन पर चुनाव लड़ने में संशय है, अकेले उसमें बीजेपी के 32 विधायक हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको टिकट दे दिया, इसको टिकट दे दिया, आप ये कहें कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति इस वक्त बीजेपी की है। बीजेपी को लग रहा है कि अब जहां आपका ओबीसी का एक बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अब जो आरएलडी और सपा की जो लिस्ट जारी हुई है उससे घबराहट और बेचैनी हो गई बीजेपी को। क्या आपको अपने प्रत्याशी पर विश्वास नहीं है कि वो उसको हरा सकता है? अगर दागी छवि वाला है तो वो चुनाव हार जाएगा। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या पहले ही बीजेपी ने हथियार डाल दिए चुनाव में उतरने से पहले? देखिए शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। देखिए शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। शैलेंद्र जी, मैं जवाब दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं है। हमने 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से प्रदेश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से आज एक उत्तर प्रदेश की तस्वीर को सामने बदल करके आ रही है, उसी विकास के मुद्दे के साथ हम लोग जाने वाले हैं। और विकास के साथ ही 2014 में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, विकास के साथ ही 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। और जिस तरीके से हमारा विकास का यात्रा लगातार उस पूर्वांचल क्षेत्र से होकर के पश्चिम क्षेत्र तक पहुंची है, उसी मुद्दे के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, लगातार उसी मुद्दे के साथ हम लोग जाने वाले हैं। ये जाति धर्म के मुद्दे, ये तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उसका जवाब जनता इनको 2022 में पुनः देने वाली है। ठीक है, हमारे साथ अशोक राजपूत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपने सबको सुना, और खासकर अगर बात करें मंडल और कमंडल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, बीजेपी ने जब जब जीत हासिल की है इसकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो अब ये माने कि बीजेपी के हाथ से कमंडल खिसकने लगा है, माफ कीजिए मंडल। शैलेंद्र जी, अभी वोटिंग तो पहले राउंड की 10 फरवरी को होनी है जी, और काउंटिंग भी 10 मार्च को होगी जी। तो अभी खसक रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो अभी हम शायद आप भी नहीं कह सकते और मैं भी नहीं कह सकता, हम दोनों लोग जिम्मेदार हैं। दावा कोई ये लोग कर सकते हैं जो सामने पार्टीज मौजूद है, वो भले दावा करें, एक दूसरे को नकारें, ऐसा है। लेकिन मैं आपको ये स्थिति बता दूं, न कमंडल उत्तर प्रदेश से अलग हो रहा है और न मंडल अलग हो रहा है। कमंडल के कुछ लोग अगर कहीं जा भी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उतने से ज्यादा जितने अभी तक गए हैं यहां से निकल के, उतने ही कमंडलों के दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। 16 से 18 भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के मतलब स्थापना वाले सदस्य थे, उनमें से 2 से 3 तो चाहे वो नरेंद्र भाटी हो और चाहे शत्रुघ्न प्रकाश हो, वह इधर ज्वाइन किए हैं। उनमें फिर कुछ एमएलसीज भी है। मुलायम सिंह जी के समधी वो जो 3 बार एमएलए रहे हैं, सिकोहाबाद उधर से रहे, वो भारतीय जनता पार्टी अभी 3 दिन पहले ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इधर से हिल गया और उधर से हिल गया है। और रही बात मंदिर कमंडल की बात रही हो
या ये तो मैंने आपको मंडल करके चर्चा कर लिया, अब मैं आपको कमंडली कह दूं। कमंडल वाला जो विषय है वो इतने हल्का नहीं है, वो लोगों के अंदर आत्मसात है और उसको किसी की जो प्रतिबद्धताएं है, जो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है, उसको हम और आप कहीं नाप नहीं सकते, उसको कहीं किसी तरह से उग नहीं कर सकते। जो नहीं हो रहा था उसको लेके कुछ दुविधा थी, वो कोर्ट से भी हो गया, फिर शिलान्यास भी हो गया और उस पर आगे काम हो रहा है। तो अभी इन दो स्थितियों में वर्तमान के लिए जो इस समय है, उनको मुझे कहीं कोई नुकसान होता दिख रहा है या मैं उसको कहूं वो हिलडुल रहा है, ऐसा शैलेंद्र जी कहीं नहीं दिख रहा है। और अब लेकिन अशोक जी जो पिछले 3 दिनों में जो तीन बड़े नाम जो हैं, वो जिस तरह से बीजेपी से उन्होंने विदाई ली है, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, क्या उनकी भरपाई अब तक बीजेपी कर पाई या फिर आने वाले दिनों में करेगी? क्योंकि ये तो नहीं नकार सकते, स्वामी प्रसाद मौर्य एक छोटे नेता हैं, आम नेता की तरह हैं, सिर्फ विधायक हैं, बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की 2 नंबर के नेता रहे हैं, आपके सरकार मंत्री रहे हैं, और उनके साथ यह भी कहा जाता है ओबीसी के साथ साथ दलित का भी कॉम्बिनेशन है। और धर्म सिंह सैनी की बात करें, शैलेंद्र जी बात तो सही है, लेकिन वो आए कहां से थे? वो अब कहीं से पलायन करके आए, वो कहीं से पोर्ट करके आए थे, वो किसी दूसरे से आए थे, यहां आए थे, यहां की जो उनके पोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, यहां चले गए। पार्टी ने बाकायदा जो बहुत सारी चीजें अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं हुई, अब चले गए। उनकी तो बेटी अभी तो उनकी स्थिति बड़ी गजब है कि वह चले गए हैं, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से सांसद है। अब कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े नेता नहीं हैं, तो वह सब कहीं भी एक जगह पर अपनी लाइन क्यों नहीं खींच पाए, क्यों नहीं एक दल संगठन कुछ नहीं बना पाए? वह समाजवादी पार्टी में पहले रह चुके हैं, लोक दल में अशोक जी बेटी को सांसद बना दिया, बेटे को भी विधायक बनवा देते, हालांकि उनका बेटा जो है वो चुनाव हार गया, वो जीत नहीं पाया। बना नहीं दिया है, वो जनता बनाती है, वो नहीं, अगर उन्होंने जी नहीं शैलेंद्र जी मेरा ये विषय नहीं है, मेरा तो विषय बड़ा साफ है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नहीं हूं, मेरा कहने का मतलब है ये अवसरवादी नेता हैं, लेकिन जनता नहीं समझती है। हम और आप किसी समर्थन नहीं हो सकते, बिल्कुल हम और आप किसी के समर्थन नहीं हो सकते, हम और आप दोनों नहीं समर्थन हो सकते किसी के। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वह बसपा में थे, तब उन्होंने, उनकी बेटी और बेटे ने चुनाव लड़ा था, दोनों तब हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कारण से उनकी बेटी एमपी बन गई, ये भी फैक्ट्स है। और उनका बेटा 2 बार से बसपा से लड़ा, उनकी शिकायत है कि उनका जो बेटा है, सर उनका शिकायत उनकी है कि उनका जो बेटा है उस वक्त हार गया जब बीजेपी की लहर चल रही थी। उनको लगता है समाजवादी पार्टी से अगर लड़ेगा जीत जाएगा, क्योंकि वहां यादव और मुस्लिम का गठजोड़ है जिसका फायदा उसको मिल सकता है। बेटी करियर बना चुके, बेटे करियर बनाने समाजवादी पार्टी पहुंचे हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर अब क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। इसलिए रहते नहीं यहाँ पे, घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से? कहाँ ये भैया यही बता, गिर गिर जाते लड़का।
कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज का मुद्दा में चुनावी संक्रांति को लेकर। वैसे तो आज मकर संक्रांति थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी संक्रांति नजर आई, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वर्चुअल रैली बुलाई थी और रैली में वो इतने ज्यादा गदगद हो गए, इतने खुश हो गए बड़े बड़े नेताओं को एक साथ देखकर कि वो जो प्रोटोकॉल्स थे, जो चुनाव आयोग के नियम थे, उनको भी दरकिनार कर दिया, उनको भी वो भूल गए। हालांकि उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच होगी, क्या होगा, कार्रवाई होती या नहीं होती देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और घटना हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे और खिचड़ी भोज के लिए वो एक दलित के घर जा पहुंचे। जब इसको लेकर अभी हमने सवाल किया तो ये कहा जाता है एक परंपरा है वहां की और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस पर भी हम बात कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो बड़े नेताओं के भाषण सुनाते हैं, उनका वक्तव्य सुनाते हैं। उन्होंने आज आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जो संयुक्त लिस्ट जारी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वो अपराधियों को जगह दी जा रही है, अपराधियों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। क्या कुछ इन दोनों नेताओं ने कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर, जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? क्या आप एक बार फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई, लोग अपने मकान बेच करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे थे, क्या आप फिर से उस दिन को वापस लाने के सपने देख रहे हो? उत्तर प्रदेश में जिन अपराधियों, माफियाओं की आपके गठबंधन के माध्यम से लिस्ट जारी हुई है, वह लिस्ट से तो आपने यही संदेश देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के इस चरित्र के खिलाफ अभियान भी चलाएगी और जनता के बीच में यह संदेश भी देने का काम करेगी। आपको शायद यह याद नहीं होगा कि हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास है। हमारी समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह से
5 वर्षों में 400 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश की जनता ने झेले हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। मुजफ्फरनगर में ही हजारों किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी सरकार में ही कायम हुए थे और सरकार में बैठे मंत्री समाजवादी पार्टी के कैसे दंगाइयों का संरक्षण कर रहे थे, कैसे दंगाइयों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ ले जाया जाता था, उन्हें वहां बिरयानी खिलाई जाती थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। सहारनपुर जला दिया गया था, कैराना से पलायन हो रहा था, कांधला से पलायन हो रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का कि उनकी कानून व्यवस्था के कारण आज जो लोग पलायन करके गए थे वो भी वापस आ रहे हैं, वो अपने घर में आए हैं। और जब अभी योगी जी गए थे कैराना तो छोटी सी बच्ची से उन्होंने पूछा था, बेटा अब तो डर नहीं लगता? और 11 साल की बेटी ने जवाब दिया था, योगी है तो डर कैसा। ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये समाजवादी पार्टी की जब हम लिस्ट देखते हैं टिकटॉक की, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का, कैराना जैसे लोगों का जब नाम आता है, नाहिद हसन जैसे लोगों का नाम आता है, वो लोग जिनके कारण पलायन हुआ, जो गुंडों के सरपरस्त हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी को संरक्षण दिया, इमरान मसूद जैसे लोग, मोटी मोटी की भाषा बोलने वाले लोग, इन तमाम लोगों को टिकट दे करके, इन लोगों को चेहरे आगे करके समाजवादी पार्टी फिर वो दहशत का माहौल बनाना चाहती है। जब इनके चेहरे सामने आते हैं तो वही याद आता है, वो दंगा याद आता है, वो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ आती है, वो किसान का खेत में जाते समय डरना याद आता है, अराजकता का पश्चिम का माहौल याद आता है। आज योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम की कानून व्यवस्था को शानदार किया है। आज योगी आदित्यनाथ जी के कारण आज छात्राएं मुस्कुरा करके स्कूल जा रही हैं, किसान आराम से खेत में जा रहा है, चारों तरफ विकास हुआ है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, इस सूची को देख करके लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो 5 सालों में पिछले किया है, इस सूची से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की मंशा क्या है। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश जी का एक बयान है कि सपने में राम आए थे और जीत उनकी पक्की है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जो राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो इसके विरोधी थे, ऐसे लोग भी आज राम राम का नाम जप रहे हैं, वो भी राधे राधे कर रहे हैं। तो ये मोदी योगी का धन्यवाद है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को तो राम याद आने लगा। इसके लिए मैं मोदी जी का, योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। तो आपने दोनों ही नेता को सुना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनको भी आपने सुना, सुरेश राणा को। इनका कहना है कि जो लिस्ट में नाम है समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो संयुक्त लिस्ट जारी हुई, उसमें कई ऐसे नाम है, खासकर नाहिद हसन का जो नाम लिया उसको लेकर चर्चाएं आज दिन भर रही। लेकिन बार बार मुजफ्फरनगर का जिक्र होना, ये क्या ये दर्शाता है कि अब विकास जो आपने किए इतने साल सरकार में रहकर वो कहीं और चले गए, अब आप फिर से मुजफ्फरनगर लाना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि 2017 में जब आपने सत्ता हासिल की उसमें मुजफ्फरनगर का एक खास योगदान रहा है। जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ था वो नहीं बन पाया, जाट अलग शिफ्ट हो गए, मुस्लिम अलग शिफ्ट हो गए, फायदा बीजेपी को पहुंच गया। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर का जिक्र करना क्या यही दर्शाता है? जवाब चाहेंगे दीपक जी। देखिए, जिस तरीके से आरएलडी की आज ये घोषित प्रत्याशियों की सूची हम लोगों के सामने दिखाई दे रही है, कैराना में गुंडागर्दी से दंगा कराने वाले लोग उसमें शामिल, और जिस तरीके से कैराना को हम सब लोग आज भी भूलने का प्रयास करते हैं पर भूल नहीं पाते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि किस तरीके से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है, कि जिस तरीके से कैराना में दंगों को 2017 से पहले बुला करके अपने घर में दावत कराई जाती थी, आज उनको अपने गठबंधन पार्टी आरएलडी से उनको टिकट दिया गया है। तो ये हम सब लोगों के सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने मुकास के मुद्दे पर ही अग्रसर है, मगर इसको भी भूलना नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की जनता इसको भूल नहीं सकती। पलायन के जिम्मेदार लोगों को किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में नेतृत्व देने का काम आरएलडी के माध्यम से किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, खंडन होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अरविंद के पास आए। डॉक्टर अरविंद, क्या नाहिद हसन के अलावा कोई चेहरा नहीं था आपके पास कि नाहिद हसन मजबूरी थे आपको उनको टिकट देना? शैलेंद्र जी, आपके सवाल का मैं जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा जी। पहले मैं दोनों जिन्होंने उप मुख्यमंत्री और सुरेश राणा ने जो वक्तव्य दिया है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो अपने सरकार का जो कैंपेन इनका चल रहा है उसके सब विरोध बोल रहे हैं, सब अपराधी हैं? समाजवादी पार्टी जी ने टिकट दिया तो 5 साल तक आपके झक मरा रहे थे अपनी जो है, आपने उन अपराधियों को जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा? क्यों आप फिर बेमतलब एक बात कर रहे हैं? हमने अरे नहीं अरविंद जी, आप अरविंद जी गलत फहमी में आप जेल में भेजा ना, मुख्तार अंसारी को भेजा, अतीक अहमद को भेजा, आजम खान को भेजा, इन तीन बड़े लोग हैं, इन्होंने भेजा। और जो भगोड़े हैं, 25,000 का इनाम है, धनंजय सिंह नाम है उनका,
और उनकी जो पत्नी है वो इस वक्त अध्यक्ष हैं जिला पंचायत, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपराधी नहीं है, वो भगोड़े घोषित है, मगर उन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का ध्यान नहीं जाता है। नहीं शैलेंद्र जी, मैं उसी पे आपका आ रहा हूं, जरा मुझे आने दीजिए, मैं सब आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। आज दलित के यहाँ जब धनंजय सिंह जो है वहां पर एक क्रिकेट मैच में बल्ला चला रहे हैं, बैटिंग देख रहे हैं, तो भाई योगी आदित्यनाथ जी की ताली बजा रहे हैं, भाई क्या बढ़िया छक्का मारा है आपने जो है। तब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, लेकिन वो क्या बकरियां ढूंढने गई थी? अब आपको मैं दूसरी चीज पे लेकर चलता हूं। आज जब हाथरस की दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को जो है रात के 2 बजे ही जला दिया गया था, तब दलित प्रेम नहीं जागा था? ठीक है, उस पर नहीं है, उस पर बहुत चर्चाएं कर चुके डॉक्टर अरविंद उस पर चर्चाएं बहुत कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह कि आप लोग भी बीजेपी से सीखिए ना, आप लोग रणनीति नहीं बना पाते हैं। जैसे बीजेपी लोगों को अगर लाती है, जैसे अगर धनंजय सिंह की बात करें, उसको अपना दिलवाया लाए, ठीक है। ब्रजेश सिंह की बात करें, उनको उनकी पत्नी को भागीदारी दे दी। डीपी यादव की बात करें, जो माफिया रहे, शराब माफिया कहा जाता है, उनके परिवार को बीजेपी ने शामिल कर लिया। तो बीजेपी किस तरह से लोगों को शामिल कराती है, उसको सीखिए। आप लोग नाहिद हसन की जगह उसकी उनके परिवार से किसी को शामिल करा देते। विनीत सिंह की बात करें, विनीत सिंह जो माफिया हैं जी, तो ऐसे तमाम बड़े नाम है इनकी पार्टी में। लेकिन ये जो इनके लाने का जो तरीका है, पेश करने का तरीका है, काफी अलग है। उसके लिए एक रणनीति बनाई जाती है, शायद वो रणनीतिकार जो है बाकी पार्टियों में नहीं है। देखिए मैं आपको शैलेंद्र जी बताऊं, भारतीय जनता पार्टी मोता के वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से सदाचारी निकलता है। इधर से बलात्कारी डालो, उधर से एक साधु निकलता है। इनके इधर से गुंडा डालो, उधर से महापुरुष बन के निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये सब चीजें जो है, आज इन्हें गुंडे भी नजर आने लगे। अभी हमारे दीपक जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि 20% जो है, जो 80% में से 20% लोग हैं, वो भ्रष्टाचारी और वो जो है समाज के असामाजिक तत्व हैं। शैलेंद्र जी, 20% उत्तर प्रदेश का मतलब आप समझते, 5 करोड़ लोग भ्रष्टाचारी हैं। अब आप हमें ये बताइए कि हम क्या पूरे भ्रष्टाचार, मतलब हम रह कहाँ रहे हैं, किस प्रदेश में रह रहे हैं कि जहां पर 5 करोड़ खुले भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, जहां पर 5 उनके समर्थन में है। अरे आप फिर वही बात, मैंने कहा जो उनके समर्थन में है, स्पष्ट कर लीजिए। जो बात का समर्थन किया वो भ्रष्टाचारी। आप और बताइए कि जैसे इन्होंने नंबर 1 बना दिया। मैं आपको बताता हूं इन्होंने उत्तर प्रदेश किन चीजों में नंबर 1 बनाया। इन्होंने भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना दिया, ये आप देख लीजिए हर जगह। दूसरी चीज, इन्होंने एनसीआरबी के डाटा निकाल के देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुए हैं पिछले साल में। तीसरी चीज में, बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश चरम पे बैठा हुआ है। चौथी चीज, बिजली की महंगाई के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सबसे मतलब टॉप 5 में आ रहा है। अब आप ये बताइए कि इनका जो है ये नंबर 1 बनाने का जो तरीका है, क्या वो सही है? मैं इनसे एक चीज और पूछता हूं, कोरोना के समय में आज आपको जो है सब जगह जो है आपको केवल और केवल ध्रुवीकरण की चीज नजर आ रही है। आज हम लोग जब ये चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर हमारे चिल्ला रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, नए डॉक्टरों की भर्ती करिए। आपने कितने नए डॉक्टरों की भर्ती करी? एम्बुलेंस संचालक जिनको जो है, जो अखिलेश जी ने 108 जो शुरू करी, उस पर कोरोना काल पर नहीं जाएंगे डॉक्टर अरविंद। उसमें पहले भी वो समूचे विश्व ने महामारी झेली है, तमाम प्रदेशों में इस तरह के हालात थे, सबने कोशिश की। शैलेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत जरूरी है इस समय। इस चीज का जिक्र इसलिए जरूरी है कि भाई अब तीसरी लहर की संभावना। अरे तो आज आप ही की पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वर्चुअल रैली की बात करते हैं और वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब सवाल किया जाता है आप जैसे प्रवक्ता से, तो आप कहते हैं कि वो अनजाने में हो गया, वो उत्साह इतना ज्यादा था, उनको हम रोक नहीं पाए। तो सवाल तो आपको खुद से भी करने होंगे ना, सिर्फ बीजेपी पर सवाल नहीं कर सकते ना। मैंने आपको शैलेंद्र जी एग्जैक्ट उसी टाइम मैंने कहा था कि वी आर अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। और फर्स्ट वेव बीत गई, सेकेंड वेव बीत गई, अब आप अडॉप्टिंग की बात करें, अब तक आप समझ ही नहीं पाए क्या ये कोरोना जो है किसी को? जी, उसके लिए मैं जरूर ये चीज कहूंगा कि देखिए हम लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप भी समझ रहे हैं कि भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, एकदम किसी चीज को करते हैं तो हम लोगों के लिए वास्तव में दिक्कत है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग हर हाल में अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह हर चीज का प्रयास करेंगे
कि वो कोविड के मानकों को 100% सुनिश्चित करके चले, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ दूसरा पैदा होता है, आज जो भ्रष्टाचारी, जो लोग ऐसे इन्हें दिख रहे हैं कि जिन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक, मैं पूछ रहा हूं 5 साल तक आप कर क्या रहे थे? 5 साल में आपने जो ये लोग हैं जिन्हें टिकट आज मिला, जिन्हें आप कह रहे हैं अपराधी हैं, अब ये अपराधी क्या, एक बात बताइए, अजय मिश्रा। अरे अरविंद जी, उस पर बात हो गई, अपराधियों को जेल में डाला तो है, नाम भी हमने आपको गिना दिए, उनको जो अपराधी नजर आते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, बाकी अपराधी नजर नहीं आते ना उनको। जनता भी तो देख रही है, बार बार आप क्यों कहलाना चाह रहे हैं वो नाम जिन पर कार्रवाई की गई, वो नाम जिन पर कार्रवाई नहीं की गई। अरविंद जी, सवाल यह है कि एक और घटनाक्रम हुआ जिसका अब आपने जिक्र किया, भी हमने, मुख्यमंत्री जो है आज खिचड़ी भोज के लिए एक दलित के घर पहुंचे। जो सवाल हमने किया तो कहा गया कि परंपरा है। एक बात आपको बताऊं, आज परंपरा ये है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 41 जिलों में एक ही वर्ग विशेष के एसपी और डीएम हैं। फिर मैं कैसे मान लूं आपका दलित प्रेम है? मैं कैसे मान लूं कि जब जब जो है, अरे तो आपकी सरकार में यादव प्रेम था, आपकी सरकार में जितने भी थाने होते थे वहां का जो इंस्पेक्टर होता था यादव होता था, तो ये मत कहिए कि इनकी टाइम पर एक ही वर्ग के लोग हैं, उनके टाइम, आपके टाइम पे सभी को जगह दी गई। बिल्कुल एग्री हूं। फिर ये लोग जो है सपा को गुंडों की पार्टी और भाजपा को जो है सदाचारियों की पार्टी कैसे कह सकते हैं? लेकिन भाजपा बीजेपी जो काम करती है बुद्धि से करती है, रणनीति के तहत करती है, बड़े बड़े रणनीतिकार जुटते हैं। अभी बताया तो मैंने आपको काम करने का तरीका क्या है, उसको फॉलो कीजिए। एक काम अखिलेश यादव ने इस बार किया है जो बीजेपी करती आई है, गैर यादव जो ओबीसी है उसको इकट्ठा करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। तो बीजेपी के पद चिन्हों पर अखिलेश यादव जरूर चल रहे हैं, इसका फायदा मिल पाता है, देखने वाली बात होगी। राशि जी हमारे साथ बनी हुई है, ठीक है राशि जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही। काफी देर से मैं दोनों पक्षों को सुन रही थी। जैसा कि मैं देखती आ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकती हुई आई है। इन्होंने हमेशा से हिंदू मुस्लिम से इन सब मुद्दों पर लोगों को लड़वाया है, और अभी जैसे कि भगवान श्री राम के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनका नारा देख के ये पता लगा सकते हैं कितनी घमंडी सरकार हो चुकी है ये, कि भगवान राम को इन्होंने नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ेंगे। हमेशा ही इनकी राजनीति धर्म के नाम पर टिकी हुई है, इनकी राजनीति, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। लेकिन राशि जी इसकी जरूरत है ना, अगर काम के नाम पर वोट मांगेंगे तो शायद सत्ता हाथ से निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि काम तो नो डाउट काम तो बीजेपी ने बहुत कराए हैं, चाहे मेट्रोस की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, काम बहुत कराए हैं। लेकिन काम पर वोट मांगकर शायद हम जीत दर्ज ना कर पाए, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल 2017 का है चुनाव, जब अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। काम उन्होंने बहुत किया, उनके जो एक्सप्रेसवे था उसकी बहुत तारीफ होती है, लेकिन उनका काम बोलता का नारा जनता को समझ नहीं आया। तो बीजेपी को लगता है काम और धर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेहतर है, वो किसी भी कॉम्बिनेशन को फेल कर देगा और एक बार फिर से सत्ता दिला देगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए अशोक राजपूत जी। अशोक जी, इसी सवाल के साथ आएंगे, क्या सिर्फ काम की बदौलत बीजेपी जीत हासिल कर सकती है या फिर ये सब करना उसके लिए एक जरूरत है आने वाले चुनावों में? शैलेंद्र जी, ये सरकार योगी जी की जो 2017 में स्थापित हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली, इसे 4 साल 10 महीने हो गए हैं और 2 महीने का कार्यकाल बाकी है। अभी ये चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में है, उतर गए हैं। अब उस स्थिति में इन्होंने 4 साल 10 महीने अपने विकास के काम किए थे, जो आप और हम लिखते रहे, दिखाते रहे और चलता रहा। अब वो कितने हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसको लेकर के कहीं ये किसी ने नहीं कहा कि ये काम नहीं हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि इनके दावे गलत थे, प्रतिपक्ष भी ऐसा नहीं कह पाया, और ये इनकी यूएसपी बन गई है। एक अच्छी बात है कि जो पहले थोड़ी सी बदनामी थी पूर्व की सरकार में, 2012-17 की सरकार रही, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पर या दंगों को लेकर के या कुछ और कारण, जातिवाद के नियुक्ति, बहुत सारी चीजें रही, थोड़ी नियुक्तियों को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर रहे थे। वह सब चीजें ऐसी कोई चीज चस्पा नहीं हो पाई सरकार के ऊपर। ये इनके लिए अच्छी बात है।
हालांकि साइनिंग इंडिया करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इनको एक्चुअली सरकार में बैठ के दिखता रहा साइनिंग हो रहा है और नहीं हुआ, जनता को साइनिंग नहीं लिखी। ऐसे ही ये अब जो भारतीय जनता पार्टी का है, अभी ये योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में इन्होंने विकास की जो बातें कही हैं, अभी जनता को वोट करने का मौका मिलेगा। इनके जो विधायकों ने क्या स्थिति है, विधायकों देखिए, मैं आपको शैलेंद्र जी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि ये पहली सरकार और अच्छी सी इनके लिए, जो बीजेपी के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट है कि इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, इनके संचार के इनको लेकर के कोई आक्रोश नहीं किसी भी तरह से। छोटी छोटी घटनाएं हुई, निर्णयों को लेकर के, कानूनों को लेकर के, सीए को लेकर के हुआ या किसानों को लेकर वो हुआ, लेकिन ये कहीं से नहीं हुआ कि अगर कहीं कोई थोड़ा फर्क आया तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक जो वर्तमान में थे, जो मंत्री रहे, उनके कार्य की शैली या वो अपने लोगों के साथ एक्टिव थे, नहीं एक्टिव थे, उनको लेकर को हुआ और वो पार्टी ने अपने सर्वे किया, उस सर्वे में उनकी टिकटें काटी और वो वहां से जा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए ऐसी कोई जो जनता का रिवोल्ट होता है, जो 2012 से 17 में सरकार रही उसके प्रति देखा, या 2007 से 12 तक सरकार रही उसके प्रति रिवोल्ट देखा, ऐसा रिवोल्ट शायद हमें और आपको इस सरकार के साथ देखने को नहीं मिलेगा। ये हम कह सकते हैं। हम कह नहीं सकते कि कौन क्या रहेगा, ये जनता को वोट करने वाले जाने। लेकिन अशोक जी, एक बात तो फैक्ट है, अवसर आएगा, दशकों से एक बात, लेकिन अशोक जी आप मानेंगे, नए वादों को देखेंगे, किया काम है, उसको क्या कर चुके हैं, वो ग्राउंड पर नहीं है, उसे वो समझे। लेकिन अशोक जी, वो है कि उसको लेकर के कोई ये नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसे, ये इनका निर्णय गलत था, ये इनका एक जगह एक निर्णय हो रहा था, अनियंत्रित हो रहा था, जो पशुओं के नियंत्रण का, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन वह भी किसान की अपनी लापरवाही से हो रही थी। किसान का ही अपना पशु था, वो अपने बांध नहीं रहे थे, छुट्टा छोड़ रहे थे। अशोक जी ठीक है, अशोक जी, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है दशकों से जातिगत वोट पर आधारित रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और जो जातिगत वोट हैं वो अपनी भूमिका बहुत अहम निभाते हैं। अशोक जी, शायद अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन भले अशोक जी जो कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक रखेंगे। छोटी छोटी बातों में, पेटी चीजों में उलझ रहे हैं। केंद्र के कानून को लेकर के उनके सीए को लेकर के, बातों को लेकर के तो उलझा उलझी हो रही है। लेकिन हेलो जी अशोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। समय भी पूरा हो चुका है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे जो आज घटनाक्रम देखने को मिले, जो सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। आज थी तो मकर संक्रांति, लेकिन चुनावी संक्रांति का नाम इसलिए दिया गया जहां समाजवादी पार्टी एक तरफ अपनी ताकत दिखा रही थी, हालांकि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ जो थे वो खिचड़ी भोज जो है एक दलित के घर में करने पहुंचे थे, और उधर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जो नाम हैं उनमें अब ये कहा जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, सुरेश राणा हो, की जो नाम हैं वो अपराधियों के हैं। नाहिद हसन एक बड़ा नाम है। तो कुल मिलाकर अब लिस्ट को देखकर बीजेपी घबरा गई है या वाकई में अपराधी हैं। अब मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र भी होने लगा है। विकास के कामों को ना गिनाकर मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया जा रहा है। क्या ये सब घटनाक्रम ये हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक घबराहट जरूर होने लगी है कि उसको लगता है कि लड़ाई जो पहले थी समाजवादी पार्टी से, वहां में एक तरफा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मुकाबला बहुत कांटे का हो गया है। इसी पर हम बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।